प्रणाम, नमस्कार, जय सिया राम। मैं हूं डॉक्टर शशिकांत शुक्ल और आज मैं लाइव हूं फेसबुक पर। फेसबुक में लाइव आने का एक उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्तमान में कोविड-19 कोरोना के कारण शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं। संप्रति में जो बच्चे हैं तो घर पर ही रह करके अध्ययन कार्य कर रहे हैं। एक अभियान भी चलाया जा रहा है, हमारा घर हमारा विद्यालय। ये इस कारण से है कि यदि स्कूल में सभी बच्चे एकत्रित होते हैं तो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। यदि कोई बच्चा संक्रमित उसमें से है तो कई बच्चे जो संपर्क में आएंगे तो संक्रमित हो सकते हैं। तो इस संक्रमण को रोकने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। आप लोग आ जाइए, पहले लाइव देखिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। जल्दी आ जाइए। लेकिन हम सभी शिक्षकों का इस समय प्रयास ये चल रहा है कि पढ़ाई बाधित न हो। अब पढ़ाई रुकेगी नहीं। बच्चों को पूर्ण रूप से सपोर्ट दिया जा रहा है। उनके घर में जाकर के हम लोग संपर्क भी करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। अब इतने बच्चे हैं, मान लीजिए कि एक विद्यालय में 100 बच्चे हैं और शिक्षक 2 हैं, तो किस तरह से संपर्क किया जाए, इसके लिए हम सभी शिक्षक एक योजना तैयार करते हैं। योजना ये है कि सभी बच्चों को 3 समूहों में विभाजित किया गया है। पहला समूह है अंकुर, दूसरा है तरुण और तीसरा है उमंग। अंकुर समूह में वे बच्चे हैं जिनकी सीखने की प्रक्रिया धीमी है और उमंग समूह में वे बच्चे हैं जिनकी सीखने की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र है। तरुण में मध्य वाले हैं। और उन बच्चों से संपर्क 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो उनके घर जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और दूसरा माध्यम है कि हम फ़ोन से संपर्क करते हैं। उनके फ़ोन नंबर्स मेरे पास हैं, फ़ोन लगाता हूँ, बच्चों के अभिभावक उठाते हैं, बच्चा स्वयं उठाता है, छात्र उठाता है, उससे बात होती है कि बेटा क्या पढ़ रहे हो, कहाँ समस्या आ रही है, आज क्या पढ़े हो, डेली कितने बजे पढ़ते हो, और उसकी जो शैक्षणिक समस्याएं रहती हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। और प्रतिदिन लगभग यह प्रयास किया जाता है कि 5 बच्चों से फ़ोन के द्वारा संपर्क किया जा सके और 5 बच्चों से घर में जाकर के। अब ये संक्रमण कोरोना का इतना तेज़ी से फैल रहा है तो थोड़ा सा घर जाने में झिझक भी होती है और स्वयं को खतरा भी महसूस होता है। झिझक इस बात की होती है कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अभिभावक के मन में ही न आए कि ये सभी घरों में इस समय घूम रहे हैं तो कहीं यही संक्रमित न हो और हमारे बच्चे इनके संपर्क में आ जाए तो कहीं संक्रमित न हो जाएं, तो एक झिझक होती है। तो इसके लिए दूर से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः प्रयास करते हैं, उसका पालन करते हैं। चेहरे पर मास्क लगा करके, हाथ में सैनिटाइज़र, अपने जेब में भी सैनिटाइज़र रखते हैं हमेशा। समय समय पर जब लगता है कि उनकी पुस्तक, उनका पेन हमारे हाथ के संपर्क में आता है और कहीं ऐसा लगता है कि हम कहीं कोरोना के संपर्क में ना आ गए हों, तो तुरंत सैनिटाइज़र लगा करके हाथ को साफ करते हैं। प्रयास ये करते हैं कि हाथ चेहरे पर बार बार न पहुँचे, इसलिए कि जो कोरोना संक्रमण है तो आँख, नाक, कान, मुंह इत्यादि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और एक मानव स्वभाव होता है कि एक ऐसा माना गया है, कहा गया है कि एक व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 15-20 बार अपना हाथ अपने चेहरे पर ले जाता है और उसको मालूम नहीं चलता है कि मेरा हाथ जा रहा है, वह स्वयमेव चला ही जाता है। तो विशेष प्रयास ये किया जाता है कि हाथ चेहरे पर पहुँचे ही न।
लेकिन काम भी करना है, कहीं पढ़ाई रुक न जाए, कहीं ऐसी स्थिति न निर्मित हो जाए कि बच्चे ये भूल जाएं कि हम किस कक्षा में पढ़ते हैं, हमारे शिक्षक कौन हैं, हमारी क्लास में कौन कौन सी पाठ्य पुस्तक लगती है। और जो ग्रामीण अंचल है, जहाँ के अभिभावक अपने भरण पोषण के लिए, पेट पालन के लिए, अपने परिवार को खिलाने पिलाने के हेतु अनवरत रूप से सुबह उठते ही काम करने के लिए चले जाते हैं। ये काम दूसरों के घर में जा कर के करते हैं और इनके बच्चे घर पर रहते हैं, और माता पिता अधिकांशतः घरों में दोनों चले जाते हैं। अब कौन देखे बच्चों को? तो एक बाल मन होता है, बाल स्वभाव होता है। यदि कोई दृढ़ प्रतिज्ञ बालक है, यदि कोई संकल्पित बालक है अध्ययन के प्रति, तो वह बैठ करके पढ़ रहा है, और नहीं तो वह खेलने में लग गया। आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उन बच्चों को इकट्ठा किया और खेलने में लग गया। तो ये वर्तमान में ऐसा प्रयास है हमारा घर हमारा विद्यालय कि हम जा कर के उनको समझाते हैं। एक समय सारणी बना करके दिए हैं कि 10 बजे अनिवार्यतः घर में एक विशेष स्थान पर, जिसे शिक्षा का कोना नाम दिया गया है, उस स्थान पर बैठ करके प्रतिदिन निर्धारित स्थान पर बैठ करके और जो निर्धारित टाइम टेबल है उसके अनुसार पढ़ना है। तो 10 बजे से 11 बजे तक डिजी लैब के माध्यम से उनके व्हाट्सएप पर कुछ वीडियो सेंड किए जाते हैं। हम लोग सेंड करते हैं, प्रतिदिन मैं सेंड करता हूँ। डिजी लैब एक क्लास वाइज एक ग्रुप बना लिया हूँ, कक्षा 6 का अलग, 7 का अलग, 8 का अलग। तो ग्रुप वाइज, क्लास वाइज, कक्षा 6 के लिए अलग, 7 के लिए अलग और 8 के लिए अलग। इसी तरह से प्रत्येक क्लास कक्षा 1 से लेकर के 12 तक सभी कक्षाओं के लिए विभाजित है। तो कुछ वीडियोस की लिंक यूट्यूब की रहती है, उसको सेंड करते हैं। अब समस्या ये आती है कि विषय कैसे निर्धारित किया जाए। तो किसी दिन हिंदी का, किसी दिन गणित का, सामाजिक विज्ञान का, इंग्लिश का, अलग अलग एक विषय एक दिन में इस तरह से उसको भेजते हैं। उसका नाम डिजी लैब दिया गया है, डिजिटल लर्निंग इन्हेंसमेंट प्रोग्राम। उसके माध्यम से उनके पास वीडियो पहुंच गई 10 बजे। जिनके पास व्हाट्सएप है, जिन बच्चों के पास, विद्यार्थियों के पास, उसको क्लिक करते हैं और देख करके शुरू कर दिए देखना। रामनारायण पांडे जी मुझे देख रहे हैं, प्रणाम। सुरेश चंद्र पांडे जी प्रणाम। राधेश्याम रघुवंशी जी प्रणाम। ऋषि लोहवंशी जी देख रहे हैं, हरदा से हैं, आपको प्रणाम सर। जो मैं बात कर रहा हूँ, आप भी शिक्षक हैं, आप भी समझते होंगे ये सब चल रहा है वर्तमान में। तो वो बच्चे डिजी लैब में जो वीडियोस को प्राप्त किए उसको देखे 10 बजे से 11 बजे तक। कई वीडियोस रहते हैं, उनको समझते हैं। इसके बाद 11 बजे रेडियो में प्रसारण होता है। अब रेडियो, जो ग्रामीण अंचल हैं, ऐसे बहुत से छात्र हैं जिनके घर में रेडियो नहीं है, और वर्तमान में देखा जाए तो वास्तव में रेडियो नहीं रहता है। रेडियो का स्थान ले लिया टीवी, और टीवी का भी स्थान ले लिया मोबाइल। पहले लोग खूब रेडियो सुनते थे, फिर धीरे धीरे जब टेलीविज़न घर घर में आ गई तो रेडियो सुनना बंद कर दिए, टेलीविज़न देखते हैं खोल करके। तो शुरू में टेलीविज़न जब आया था तो केवल दूरदर्शन एक ही चैनल होता था, तो उस चैनल को बड़े ही चाव से देखते थे, बहुत ही स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, उत्सुकता के साथ कि इस दिन कौन सा धारावाहिक आएगा, क्या प्रोग्राम आ रहा है। फिर जब DTH आया और इस तरह से ढेर सारे चैनल आ गए, तो लोग बहुत सारे धारावाहिक आते हैं, और अलग अलग कैटेगरी वाइज चैनल हैं। आस्था चैनल में जैसे धार्मिक धारावाहिक, धार्मिक प्रवचन वगैरह इत्यादि रहते हैं। न्यूज़ चैनल अलग हो गए, फिल्म का चैनल अलग हो गया, गानों का चैनल अलग हो गया। तो लोग इसमें व्यस्त हो गए, देखने लगे, अपना मनोरंजन करने लगे और एक ज्ञानार्जन करने लगे। और इसके बाद जब से एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, और उसमें भी जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, तो जब लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया तो लोग ज़्यादातर मोबाइल में समय व्यतीत करने लगे। वर्तमान में टेलीविज़न भी कम देखते हैं,
और स्थिति ये निर्मित हो गई है वर्तमान में कि एक घर में यदि 5, 6, 10 सदस्य हैं तो लगभग अधिकांशतः सभी निम्न वर्गीय परिवार का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनके हाथ में मोबाइल रहता है। और एक ही हाल में यदि 5 सदस्य बैठे हुए हैं तो कुछ लोग उधर कुछ मोबाइल में देख रहे हैं और अपने अपनी मोबाइल में, और इंडिविजुअल मोबाइल का इस समय परंपरा चल दी है कि ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है। तो शुरू में तो ये कहा गया कि बच्चे मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन ये ऐसा समय, ये एक ऐसा दौर है, इस समय ऐसा समय आ गया है कि हम अपनी बात वास्तव में सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपने विद्यार्थियों तक, अभिभावकों तक, समाज में पहुंचा सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति निर्मित होती है, हम घर में रहते हैं, बहुत ही आवश्यकता होने पर घर के बाहर निकलते हैं, वो भी पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, चेहरे को मास्क से ढक करके, हाथ में सैनिटाइजर लगा करके। अब एक तरफ सर्विस भी है, नौकरी भी है, दूसरी तरफ जो मुख्य उद्देश्य है, हृदय से चाहता हूँ कि सभी बच्चे पढ़ें, उनकी पढ़ाई न रुके। और हम सभी से ज़्यादा तो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भी चिंतित रहते हैं कि ये अगस्त का महीना चल रहा है, इसके बाद सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा। बीच बीच में उनका जो टेस्ट लेते हैं, कितना पढ़े हैं, वो भी इसी माध्यम से लेते हैं। उन कुछ प्रश्न लिख करके देते हैं व्हाट्सएप पर, बच्चे उसका उत्तर लिखते हैं, व्हाट्सएप में ही भेजते हैं। और उनके जो वीडियोज़ रहते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो भी हम व्हाट्सएप के माध्यम से मंगाते हैं, उसको देखते हैं, उनका आकलन करते हैं कि कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं सीखे हैं। हमारे मन में जो मूल्यांकन को लेकर के जो भी अवधारणा होती है कि हम कैसे मूल्यांकित करें कि कितना सीख चुके हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न भेजते हैं और उनका परीक्षण करते हैं, आकलन करते हैं। CCE के अंतर्गत इवैल्यूएशन जो उनका होता है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से ही वर्तमान में कर रहे हैं। और जिन बच्चों के घर में चले गए, उनके द्वार में खड़े होकर के, तो उनसे मौखिक वार्तालाप करते हुए कुछ प्रश्न पूछते हैं, उनका उत्तर मौखिक भी पूछते हैं और ये भी कहते हैं कि लिख करके दिखाओ, लिख करके दिखाते हैं, उस तरह से आकलन करते हैं, देखते हैं। तो ये पढ़ाई चल रही है। दूसरा, आज लाइव आने का एक उद्देश्य ये है कि आप लोग हमारे वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, समय समय पर ये चलता रहता है। श्रवण तिवारी जी देख रहे हैं, प्रणाम। विनोद पटेल जी, आप मुझे लाइव देख रहे हैं और कमेंट्स लिखे हैं सुपर। आपकी तरफ से धन्यवाद सर, आपने दिया है। और प्रयास ये है कि आज मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारी शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं, तो हम किस तरह से एक विशेष प्रयास कर रहे हैं कि मैं अपनी बात को समाज तक, विद्यार्थियों तक, अभिभावकों तक पहुँचाऊँ। ओके, क्या प्रयास है, वास्तविक प्रयास क्या चल रहा है, इस बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमारे मन में ये आया कि क्यों न क्यों कुछ शैक्षणिक वीडियोस जो उनके पाठ हैं उसको यूट्यूब पर डाला जाए। एक बार यूट्यूब पर डाल दिया तो बार बार हमारे विद्यार्थी उसका अध्ययन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ दूसरे जो विद्यार्थी हैं, दूसरे विद्यालय से हैं, वो भी देख सकते हैं। बिश्नोई सर नमस्कार, कैलाश बिश्नोई जी देख रहे हैं, हरदा के हमारे पुराने शिक्षक साथी हैं और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं, हमारे परम मित्र हैं। गणेश प्रसाद मिश्रा जी देख रहे हैं, शिवराज सिंह जी देख रहे हैं, आप सभी को प्रणाम। चलिए, तो बात कर रहा था कि YouTube पर मैं कुछ वीडियोस बनाने जा रहा हूं, और ये वीडियो रहेंगे उनके पाठ्य पुस्तक पर आधारित। कुछ CBSE जो सिलेबस है, NCERT का कोर्स है, उस पर रहेगा, और हमारे मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में जो पुस्तक है उस पर भी रहेंगे। ये मैं अपने विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ। विषय रहेगी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान। मैं सामाजिक विज्ञान का माध्यमिक शिक्षक हूँ, और उसके साथ साथ विद्यालय में जो भाषा, 3 भाषा जो पढ़ाई जाती है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, उसका भी अध्यापन कार्य करता हूँ। और देखा जाए तो इन सभी विषयों में हिंदी हमारा सबसे बहुत ही प्रिय विषय है। हिंदी में मैंने फिर PG किया, इंग्लिश
पीजी करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, और फिर पीएचडी भी किया। जब मैं हरदा में था, शिक्षक था, लगभग 10 वर्ष हो गए हैं इस विभाग में आए हुए। पढ़ा तो बहुत पहले से रहा हूँ। जैसे ही मेरा एमए कंप्लीट हुआ 2002 में, इसके बाद मैं अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुईं कि लगभग 15 स्कूल्स में टीचिंग करने का मेरा अनुभव है। अब ये कैसे हुआ? शुरू में मैं गणेश विद्यालय सीधी में अध्यापन कार्य किया, फिर बीएड करने भोपाल चला गया। भोपाल में भी कुछ प्राइवेट स्कूल्स थे, वहाँ पर भी अध्ययन कार्य किया। उसके बाद पुनः मैं गणेश विद्यालय, जब इंग्लिश मीडियम हुआ तो वहाँ पर लौटा और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने लगा। फिर एक वैकेंसी निकली हुई थी कॉन्ट्रैक्ट टीचर के रूप में नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय चुरहट में, टीजीटी इंग्लिश के लिए। तो मैं उसके लिए इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ, तो 1 वर्ष वहाँ पढ़ाया। फिर एक ऐसा नियम है कि प्रत्येक वर्ष नवोदय विद्यालय में जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर रहते हैं उनके लिए इंटरव्यूज़ आयोजित होते हैं। ये जबलपुर में क्लस्टर वाइज होता है। जबलपुर में जितने उस क्लस्टर के अंतर्गत जितने नवोदय विद्यालय हैं तो एक साथ इंटरव्यू होता है। तो जबलपुर में जाता था और प्रत्येक वर्ष इंटरव्यू दिया। तो 1 साल मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं कान्हीवाड़ा में था, डिस्ट्रिक्ट सिवनी में, तो वर्ष भर वहाँ पढ़ाया टीजीटी इंग्लिश के रूप में। फिर जबलपुर में फिर मैं इंटरव्यू दिया था इसके लिए, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था एक पन्ना नवोदय विद्यालय में और उसके साथ साथ एकलव्य विद्यालय में। लेकिन उसी वर्ष मैं रायपुर में भी जाकर के इंटरव्यू दिया था नवोदय विद्यालय का। वहाँ सिलेक्शन मेरा अमरकंटक के लिए हुआ, जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक, जिला अनूपपुर। 1 वर्ष मैं वहाँ जाकर के अध्यापन किया और अमरकंटक मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही रमणीक प्राकृतिक सौंदर्य स्थल है। वहाँ पर कल्याण आश्रम के द्वारा संचालित एक विद्यालय है, बहुत उत्कृष्ट विद्यालय है, कल्याणिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन। उस विद्यालय में भी जाकर के मैं टीजीटी हिंदी के रूप में, तब मेरा पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से कंप्लीट हो चुका था। देखिए, हिंदी में अत्यधिक रुचि होने के कारण मैं स्कूल में टीजीटी इंग्लिश था, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से कर रहा था, इसलिए कि मेरी बार बार ये भी इच्छा होती थी कि मैं हिंदी पढ़ाऊं। देवेश सिंह बघेल जी देख रहे हैं, नमस्कार। और आपने लिखा है बहुत ही अद्भुत, बिल्कुल पाठ्यक्रम, धन्यवाद। अनिल कुमार पांडे जी नमस्कार, धन्यवाद। मैं कुछ अपनी व्यक्तिगत बातें हैं साथ साथ उनकी भी चर्चा कर रहा हूं, और उसके साथ साथ हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जो मेरे मन में विचार है, आंतरिक विचार है हृदय में, आज मैं उसकी बात कर रहा हूँ खुल करके पूरी तरह से। तो कल्याणिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन में मैं इंटरव्यू दिया और वहाँ के जो महाराज जी थे, मैनेजिंग ट्रस्टी हिमाद्री मुनि महाराज जी, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के हैं और एक बहुत ही अद्वितीय प्रतिभा जो डायरेक्टर वहाँ के थे, श्री सुरेश चंद्र शर्मा जी। ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे और अवैतनिक रूप से संस्थान में सेवा कार्य दे रहे थे। पहली बार जब उनका मैं दर्शन किया, उनसे वार्तालाप किया और उनके संपर्क में आया, तो मेरे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ शैक्षिक क्षेत्र में। वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के अद्वितीय विद्वान थे। जब हिंदी की कविताओं को सुनाने लगते थे ऐसे हाथ करके, तो आप कामायनी पूरा उनसे सुन लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां सुना रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां सुना रहे हैं तो सुना रहे हैं, शेक्सपियर के सॉनेट से सुनाने लगते हैं तो सुना रहे हैं, इस तरह से। और जब संस्कृत की बात करते हैं, कुछ भी सुनाते थे, तो श्लोक अनवरत रूप से धारा प्रवाह उनके मुख से निकलता रहता था। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और मैं भी इस तरह से मेरी भी रुचि बढ़ी और मैं भी सोचा कि मैं भी प्रयास करूं कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में कुछ कार्य करूं। नीलू शुक्ला जी इज वाचिंग, धन्यवाद। अध्यक्ष जिला पंचायत सिंगरौली इज वाचिंग, प्रणाम सर। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग देख रहे हैं। और एक विशेष जो मैं बात करने वाला हूँ, मेरा उद्देश्य था कि मैं कई दिनों से ये सोच रहा था कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बात भी कही गई। वो बात थी कि जो विद्यार्थी होते हैं, प्रारंभिक विद्यार्थी जो होते हैं, शुरू में
कक्षा 1 में जब प्रवेश लेते हैं, प्राथमिक शिक्षा उनकी जो होती है वो मातृभाषा में दी जाए, इसलिए कि उनका चिंतन ही मातृभाषा में होता है। अब उनका परिवेश है मातृभाषा सुनने का, बोलने का, यदि हम उनको इंग्लिश में शिक्षा देने लगें तो कहीं न कहीं जो अवधारणा है विषय की, विषय वस्तु की, उससे दूर हो जाते हैं। तो हमारी मातृभाषा बघेली है और मैं भी वर्तमान में पीएचडी कर लिया हूँ, एक उच्च डिग्री प्राप्त किया हूँ, लेकिन मैं कभी अपने विद्यार्थी जीवन और प्राथमिक जो स्कूल थे उनको जब याद करता हूँ मुझे लगता था कि इतना अच्छा बघेली में बोल करके हमारे पंडित जी मुझको पढ़ाया करते थे। तो वर्तमान में हमारे जो आसपास के विद्यालय हैं और विशेषतः प्राथमिक शिक्षा उनको यदि इस भाषा में प्रदान की जाए, उनकी जो आंचलिक बोली है उसके माध्यम से, इसके साथ साथ फिर मानक हिंदी का प्रयोग करते हुए, तो धीरे धीरे उनका जो मौलिक चिंतन का अत्यधिक विकास होगा। विषय वस्तु को समझने के लिए, उनकी जो अवधारणा है उसको समझने के लिए वो तैयार होंगे। अब ये बघेली बघेली बार बार मेरे मस्तिष्क में आ रहा था, तो कई दिनों से चल रहा था। तो बघेली का इतिहास और उसका पल्लवन, उसका विकास इत्यादि के बारे में मैं कुछ अध्ययन किया और एक वीडियो तैयार किया हूँ जो यूट्यूब पर है, जिसका शीर्षक है बघेली का इतिहास बघेली बोली में, और उसमें मैं बघेली में बात किया हूँ। आप उसको ज़रूर देखिए, अनिवार्यतः देखिए। अभी आज ही अपलोड हुआ है और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शशिकांत शुक्ल मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। मैं समय समय पर उसमें कुछ वीडियोज़ डालता रहता हूँ, जो शैक्षिक वीडियो भी रहते हैं, सामाजिक वीडियो रहते हैं, सांस्कृतिक वीडियो रहते हैं। और मैं मास्टर ट्रेनर था तो अपनी ट्रेनिंग के वीडियोज़ भी शुरू में अपलोड करता था, उसमें देता था, वो भी वीडियोज़ हैं। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर आप देखिए और ये वीडियो तो अनिवार्यतः देखिए आप, बघेली का इतिहास बघेली बोली में। इसमें प्रारंभ से हिंदी का जो विकास क्रम है, संस्कृत से प्रारंभ हुआ, संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर प्राचीन हिंदी से किस तरह से अर्धमागधी के द्वारा उपभाषा हिंदी का विकास हुआ, बघेली का विकास हुआ, और बघेली किस तरह से बघेलखंड नाम पड़ा, और इसके साथ साथ इसका विस्तार कैसे है, वर्तमान में कितने लोग पूरे विश्व में बोलते हैं, हर जगह हैं, इत्यादि कई मैं बातें किया हूँ। तो इस वीडियो को अभी आज आप लोग देखिए, बघेली का इतिहास बघेली बोली में, और कमेंट करके बताइए कि आगे आगामी जो वीडियो है तो किस तरह से हम बनाएं और आपके अनुसार हम चलेंगे। कैलाश बिश्नोई जी नमस्कार सर, नमस्कार। चलिए पुनः मैं बात करता हूँ। जब मैं अमरकंटक में था उस समय तो डायरेक्टर महोदय से बहुत ही प्रभावित हुआ। वहाँ मैं टीजीटी हिंदी के रूप में कार्य किया 1 साल तक। अब मैं एक ऐसी स्कूल की तलाश में था कि जिसकी कई ब्रांचेज हों, मुझे कई अवसर मिले घूमने के लिए, जाने के लिए, और वो बृहद हो थोड़ा सा। तो 2 स्कूल्स हमारे दिमाग में थी, एक है डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल और दूसरी डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल की ब्रांचेस पूरे भारत में हैं। तो मैं सोचा कि इनके लिए इंटरव्यू दिया जाए, तो मैं डीएवी के लिए इंटरव्यू दिया। रॉबर्ट्सगंज में इंटरव्यू हुआ, हिंदी विषय को लेकर के पूरे दिन इंटरव्यू चला और मेरा सिलेक्शन हुआ। सूर्य विहार में एक नया प्रोजेक्ट, एक नई स्कूल खुली है रिलायंस की, तो उस स्कूल में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं डीएवी में 1 वर्ष पढ़ाया। फिर मैं 2008 में परीक्षा दिया था, ये जो मध्य प्रदेश शिक्षक की भर्ती परीक्षा हुई थी संविदा शिक्षक के लिए, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो लगभग ये परंपरा थी कि वर्तमान में तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और चॉइसेस रहती हैं, तो सरल काम हो गया है सभी जिलों में अलग अलग फॉर्म भेजने की। तो एक तो मैं ऐसी विद्यालय में था और संतुष्ट हो गया था, ये लगता था कि अच्छी विद्यालय है, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी प्रोग्रेस होगी। तो फॉर्म हर ज़िले में भेजना होता था, तो मैं कुछ ज़िलों में भेज दिया था। उसमें से एक हरदा ज़िला था, हरदा ज़िले में फॉर्म भेजा, वहाँ से मेरे लिए कॉल आया, कॉल लेटर भी आया। मैं वहाँ काउंसलिंग में सम्मिलित हुआ और हरदा में मैं
ये जो शासकीय नौकरी है तो संविदा शिक्षक से प्रारंभ किया, वर्तमान में माध्यमिक शिक्षक तक पहुंचा हूं। बीच बीच में संविलियन की प्रक्रिया होती रहती, संविलियन हो गया है। और ये जो 10 वर्ष का अनुभव है मेरा हरदा में, तो यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में जितने 2-3 विद्यालय में पढ़ाया, अलग अलग स्कूल में। बोंडगांव में प्रथम नियुक्ति हुई थी, लेकिन अटैचमेंट फिर हमारा जो संकुल लगता है मादला, वहाँ भी गया। वहाँ मैं इंग्लिश मीडियम विकास खंड में एक ही विद्यालय अंग्रेजी माध्यम की थी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ मैं पढ़ा रहा था। और अच्छी विद्यालय थी और अच्छा मैंने कार्य किया, मैं संतुष्ट था। बच्चे भी अच्छा रिस्पॉन्स करते थे, सीखते थे। तो उन बच्चों को जब पढ़ा रहा था तो बहुत ही ऐसे बच्चे थे कि जो बहुत ही कहना चाहिए कि गरीब परिवार से थे, गरीब आर्थिक रूप से थे, लेकिन दिल के बड़े थे, ऐसा नहीं है। उनके अभिभावक बहुत अच्छे थे, बच्चे भी बहुत अच्छे थे। तो उनको मैं पढ़ा रहा था, तो उनमें कुछ ऐसी प्रतिभाओं से मेरा संपर्क हुआ कि ऐसे बच्चे थे जो कुछ भी मैं कहता था बहुत अच्छी तरह से पढ़ते थे। डॉक्टर केदार सिंह नमस्कार, भीमसेन त्रिपाठी जी लिख रहे हैं शानदार, धन्यवाद सर। और आप मुझे देख रहे हैं। फिर मैं सीधी जिले का रहने वाला, तो लगभग 800 किलोमीटर दूर मैं नौकरी कर रहा था। घर में कुछ समस्याएं थी। हमारे 2 भाई हैं, भोपाल में हैं। मुझसे जस्ट छोटा वाला डॉक्टर है, वो भोपाल नोबल हॉस्पिटल में प्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उससे छोटा वाला प्रोफेसर है LNCT में, फार्मेसी डिपार्टमेंट में। तो घर में माता पिता अकेले, मेरी दादी माँ भी थी। दादी माँ से अत्यधिक स्नेह, आप लोग सोशल मीडिया में उनके बारे में देखे होंगे, यूट्यूब पर भी उनके वीडियोज़ हैं जो लगभग 1 लाख तक उसके व्यूज़ पहुँच रहे हैं। बहुत तेज़ी से साथ देखा जा रहा है। कुछ आंचलिक जो गीत हैं उनको बहुत अच्छी तरह से गाई है। मेरा उनके साथ वार्तालाप भी है, और दादी माँ से मेरा अत्यधिक स्नेह था। वर्तमान में तो उनका निर्माण हो चुका है और मुझे पल पल उनकी याद आती रहती है। और दादी माँ के साथ जो मैं जीवन का अनुभव प्राप्त किया, मेरे जीवन में उनके विचार और उनकी बातें बिल्कुल बहुत ही तरह से प्रभावित करती हैं, बताती हैं। उनके जो दर्शन हैं, दादी माँ का दर्शन हम कह सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात करती थी। तो दादी माँ के दर्शन से हमारा जीवन बहुत ही प्रभावित है। तो माता पिता हैं, तो पिताजी शिक्षक थे, रिटायर हो चुके हैं। स्वास्थ्य उनका भी बहुत अच्छा नहीं रहता है, बीच बीच में कई ऑपरेशंस हुए, और मैं हमेशा चिंतित रहता था कि कैसे मैं पहुंच करके उनकी सेवा शुश्रूषा करूं। तो एक ये नीति आई, ट्रांसफ़र नीति, स्थानांतरण की प्रक्रिया में उसमें फॉर्म डाला और मेरा स्थानांतरण हो गया। बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ भी अच्छे स्टाफ हैं, अच्छी जगह पहुँच गया, अच्छा ग्रामीण है, गांव है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब ये सब चलते चलते ये जो संक्रमण आ गया कोरोना का, कोविड-19 का, ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अवरोधक हुआ। समय पर विद्यालय नहीं खुल पाई, विद्यालय बंद हैं। फिर भी पढ़ाई कैसे जारी रहे, इसके लिए विशेष प्लान बनाए जा रहे हैं। भीमसेन त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं सीधी में कहाँ से हैं आप? तो सर मैं सीधी जिला में सिहावल विकास खंड है, और मेरे गांव का नाम है बघौड़ी, पोस्ट ऑफिस सुड़वार। बघौड़ी उसे कम लोग जानते हैं, सुड़वार के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और पिपराहा में मेरी पोस्टिंग है माध्यमिक शिक्षा के पद पर। तो इस तरह से मैं यहाँ चला आया और यहाँ अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। तो आज मैं आपसे इन सब अपनी व्यक्तिगत कुछ बातें थी, पारिवारिक बातों का भी उल्लेख कर दिया, अपना जो शैक्षणिक अनुभव था उसके बारे में भी बात किया, और आगे भी मैं आपसे मिलता रहूँगा। और बहुत अच्छा लगा। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी मुझे शुरू से लास्ट तक देखे, अपना कमेंट्स दिए, आपसे मिल करके बहुत मैं संतुष्ट हुआ। और जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, शैक्षिक क्षेत्र में कार्य, वर्तमान में मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों की पाठ्यपुस्तक पर आधारित वीडियोस तैयार करना और उन वीडियोस को उन तक पहुंचाना,
जो अपने विद्यार्थी हैं जिनसे मैं सीधे तौर पर मिला हूँ, तो वो बहुत प्रभावित करते हैं। और वीडियो तो बहुत हैं यूट्यूब पर, लेकिन बच्चे जब अपने शिक्षक का वीडियो देखते हैं, उनको बोलते हुए देखते हैं, पढ़ाते हुए देखते हैं, तो उनको अपनी कक्षा का आभास होता है। उनको लगता है कि मैं कक्षा में बैठ करके पढ़ रहा हूँ, अपने विद्यालय में हूँ। तो जब वो मेरे विद्यार्थी मेरे वीडियो, शैक्षिक वीडियो को देखेंगे, तो उन्हें लगेगा कि हमारे शिक्षक मुझे पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, और मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा अपने मैसेज को डाल सकते हैं, अपनी कॉपी में लिखे हुए जो मैं होमवर्क देता हूँ उनको भी भेजते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मेरा उद्देश्य है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर शशिकांत शुक्ल, DRSHASHIKANTSHUKLA, डॉक्टर शशिकांत शुक्ल। आप ज़रूर सर्च कीजिए यूट्यूब पर, उस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और उसके साथ साथ आप शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। मनीष कुमार तिवारी जी डमक के हैं, देख रहे हैं, प्रणाम। तो आज मैं ढेर सारी आपसे बात किया, और समय समय पर आकर के पुनः मैं आपसे वार्तालाप करता रहूँगा। मेरा लेटेस्ट जो वीडियो है बघेली का इतिहास बघेली बोली में, आप इसे ज़रूर सुने, और अपनी जो भाषा है, आंचलिक जो बोली है, उसका जो इतिहास है उसके बारे में जानें। चलिए, नमस्कार, फिर मिलेंगे, पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।